हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की नोट्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स बना के कहीं पर लिख लीजिएगा, ये आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए बच्चों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मिनरल। यहाँ पे हमें सबसे पहले किसके बारे में बताना है, मिनरल्स क्या है। चलिए जानते हैं मिनरल्स क्या है, जैसा कि हमारा ये चैप्टर ही है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो चलिए देखते हैं कि ये मिनरल्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, मिनरल इज़ डिफाइंड एज होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब जो बच्चों मिनरल्स होता है वो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक होमोजीनियस मतलब क्या होता है, समजाती, मतलब एक ही जैसे जो सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली मतलब जो प्राकृतिक रूप से, ऐसे सब्सटेंस जो प्राकृतिक रूप से हमारी पृथ्वी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और जिनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जिसका कैसा होता है, डिफाइनेबल होता है, मतलब हम उसको डिफाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद क्या बच्चों, मिनरल्स आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म इन नेचर। मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो इस नेचर में अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टॉक। मतलब यहाँ तक जैसे, मतलब जो उनका नेचर होता है, उनकी जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। जैसे जो हमारा डायमंड है वो भी एक मिनरल्स है, और यहाँ तक कि जो सॉफ्टेस्ट जो टॉक होती है वो भी एक क्या होती है, मिनरल्स होती है। तो इनका जो विस्तार है, वो उनका जो फॉर्म्स है वो अलग अलग होता है। रॉक्स आर, मतलब यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे लिखा है, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट रॉक। मतलब जो इनकी रेंज होती है हार्डेस्ट डायमंड से लेकर सॉफ्टेस्ट टॉक की जो टॉक होता है उस तक फैली होती है, मतलब हर एक रूप में पाए जाते हैं। और उसके बाद रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। और जो रॉक्स होती है वो क्या होती है, होमोजेनियस जो सब्सटेंस होता है उसका कॉम्बिनेशन होती है, और इसी को क्या बोला जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। उसके बाद जो मोड ऑफ अक्रेंस मिनरल्स, मतलब जो मिनरल्स है वो कहाँ, मतलब कैसी जगहों पर पाए जाते हैं, इसके बारे में चलिए देखते हैं। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो आम तौर पर यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं, ओर्स में पाए जाते हैं। द टर्म ओर इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल्स मिक्सड विद अदर एनिमल्स। मतलब बच्चों जो टर्म ओर होता है वो किसी मिनरल का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो मिक्सचर होता है, मिक्सड करने पर जो एक्लिमेशन बनता है, जो संघड़ बनता है, जो जमाव बनता है। एक्लिमेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, जो मिक्सड कह सकते हैं, संघड़ कह सकते हैं। तो जो एक्लिमेशन बनता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब एक किसी मिनरल का किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो मिक्सचर होता है उसके एक्लिमेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टर्म और यूज़ करते हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं वो यूजुअली कैसे पाए जाते हैं, ओर्स में पाए जाते हैं। मीन्स कि जो उसके साथ साथ जो भी मिनरल्स हमें मिलता है, जैसे मान लो कोल मिला है तो उसके साथ सिर्फ हमें कोल नहीं मिलेगा, बल्कि इसके ऊपर जो इसकी ऊपरी परत पर दूसरे सब्सटेंस भी इस पर जमे होते हैं। उसके बाद फिर बाद में हम उसको अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं, या फिर जिसको जो हमारी अशुद्धियाँ उस पर लगी होती हैं, जो फालतू चीज़ें लगी होती हैं उनसे दूर करते हैं, फिर जाके हमको मिनरल्स प्राप्त होता है। तो जो मिनरल्स होते हैं हमने क्या समझा, वो हमेशा हमें कैसे मिलते हैं, ओर्स में मिलते हैं, और जो मिनरल्स पे दूसरे सब्सटेंस लगे होते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें जैसे इसकी मिनरल्स आर जनरली अकर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो आमतौर पर फॉलोइंग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसका जो फर्स्ट है, इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स एंड क्रेविसेस फॉल्ट्स आर जॉइंट्स। मतलब जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उसमें जो मिनरल्स होते हैं आम तौर पर कहाँ पे हो सकते हैं, जो क्रैक्स होती हैं, जो क्रेविसेस होती हैं, या फिर फॉल्ट्स होती है, और या फिर जॉइंट्स, जो दरारें होती हैं। क्रैक्स मीन्स दरारें, और जो क्रेविसेस मीन्स भी लगभग वही होता है, जो नैरो जो जगह होती है, स्पेशली जो माउंटेन होता है उसके बीच जो नैरो सकरी जो जगह होती है, जो दरारें होती हैं उसको क्रेविसेस बोलते हैं। या फिर जो जॉइंट्स होती है वहाँ पर जो मिनरल्स पाए जा सकते हैं, कहाँ पर, इग्नियस रॉक में या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में। उसके बाद जो हमारा सेकंड है,
इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स, मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसमें बहुत से जो मिनरल्स होते हैं उसकी लेयर्स या फिर जो बेड्स होती है, आई मीन जो परत होती है उस पर पाए जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। तो हमने क्या जाना, हमने जो जाना कि जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मिनरल्स कहाँ पे पाए जा सकते हैं, उनके क्रैक्स या फिर क्रेविसेस या फिर जॉइंट्स में, और सेडिमेंट्री रॉक्स में कहाँ पाई जा सकती हैं, जो बेड्स होती हैं या फिर लेयर्स होती है वहाँ पर हमें मिल सकते हैं। उसके बाद जो इसका सी है, द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑल्सो फॉर्म द मिनरल्स। मतलब बच्चों जो सरफेस रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है जिसको क्या बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं, और जो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आई मीन जो संघटक होते हैं उनका जो रिमूवल आई मीन इसको जो हट जाना वो भी क्या करता है, मिनरल्स को फॉर्म करता है, मतलब मिनरल्स को बनाता है। उसके बाद जो डी वाला है हमारा, मिनरल्स आल्सो अकर एज एलिवल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। मतलब जो मिनरल्स होते हैं जो वैली फ्लोर्स के सैंड होते हैं, आई मीन जो मिट्टी होती है, जो घाटियों की फ्लोर्स की मिट्टी होती है, या फिर जो हिल्स के बेस की सैंड्स होती है, आई मीन जो मिट्टी होती है, उसके एलिवल डिपॉजिट आई मीन एलिवल डिपॉजिट के रूप में भी पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों जो हमारा ई आई मीन जो लास्ट है, कहाँ पाए जाते हैं, द ओशियन वाटर्स कंटेन वास्ट क्वालिटीज़ ऑफ मिनरल्स। मतलब जो ओशियन वाटर्स होता है, मीन समंदर का पानी होता है, समुद्र होता है, उसमें बहुत से अलग अलग क्वांटिटी के मिनरल्स पाए जाते हैं। कहाँ पर, ओशियन वाटर्स में। उसके बाद क्या बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मतलब मिनरल्स को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है। जैसे बच्चों मिनरल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा क्या होता है, मेटेलिक, और जो सेकंड हमारा होता है नॉन मेटेलिक, और जो थर्ड मिनरल्स को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, एनर्जी मिनरल्स के रूप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे मेटलिक में कौन कौन से आते हैं। जैसे मेटलिक में कौन से आते हैं, एक फेरस आता है, जो सेकंड आता है नॉन फेरस, और जो थर्ड होता है प्रेशियस। तो मिनरल्स को हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी, मेटलिक, नॉन मेटलिक और एनर्जी। अब यहाँ पे जो मेटलिक है उसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन, हमारी जो फर्स्ट है फेरस, और जो सेकंड है नॉन फेरस, और जो थर्ड है वो क्या है, प्रेशियस आई मीन जो कीमती। तो जो फेरस में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, जो फेरस में कौन कौन से, कंटेनिंग आयरन, एग्जांपल आई मीन जो आयरन वाले मिनरल्स होते हैं वो फेरस में आते हैं, जैसे आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, एट्सेट्रा। तो इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं वो फेरस मिनरल्स कहलाते हैं। और उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो क्या है, जो मेटलिक का सेकंड है क्या है, नॉन फेरस। एग्जांपल अगर इसका देखें तो क्या होता है, कॉपर होता है, लेड होता है, टिन होता है, और बॉक्साइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके नॉन फेरस के एग्जांपल होते हैं। उसके बाद अगर हम प्रेशियस मिनरल्स की बात करें, आई मीन प्रेशियस मेटलिक मिनरल्स की बात करें, तो उसमें कौन आता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और प्लेटिनम, इस तरह से एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आई मीन जो मिनरल्स हैं वो किस में आते हैं, प्रेशियस में आते हैं। उसके बाद जो हमारा मिनरल्स का सेकंड है वो क्या है, नॉन मेटलिक। चलिए नॉन मेटलिक को देखते हैं। जैसे नॉन मेटलिक का एग्जांपल क्या है, जो माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फ़र, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एट्सेट्रा। तो ये हमारा किसका हो गया, नॉन मेटलिक का एग्जांपल। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन है, माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फ़र, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एट्सेट्रा। तो हमें इसको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगर एनर्जी मिनरल्स की बात करें तो उसमें कौन आता है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और नेचुरल गैसेस। तो ये हमारे, हम इस तरह से जो मिनरल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस सबको हम, जो हमारा क्या क्या था, फेरस, जो मेटलिक हो गया, नॉन मेटलिक, एनर्जी मिनरल्स, और जो इसके टाइप हैं, जैसे मेटलिक को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में, फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस। अब हम चलिए सबको डिटेल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या है, फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटलिक मिनरल्स। मतलब जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं, मेटलिक मिनरल्स होते हैं, उनका लगभग 3/4 मतलब 3/4 जो हिस्सा होता है वो किसका होता है, फेरस
मिनरल्स का होता है, मतलब जो मेटलिक मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है, जो उसकी जो टोटल वैल्यू का 3/4 हिस्सा किसका होता है, सिर्फ ये फेरस मिनरल्स का होता है। और उसके बाद इसी में फेरस मिनरल्स में क्या क्या होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। जैसे क्या है, आयरन ओर। अब ये आयरन ओर क्या होता है, जैसे इंडिया इज़ एंडोड विद अ वेरी अबेंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर, मतलब जो इंडिया में बहुत से जो आयरन और इस आयरन रिसोर्सेज होते हैं, आयरन ओर के रिसोर्सेज होते हैं, उनका जो इस्तेमाल होता है बहुत काफ़ी हद तक काफ़ी मतलब बहुत किया जाता है, इस तरह से कह सकते हैं। उसके बाद जो आयरन ओर में क्या है, मैग्नेटाइट, मतलब आयरन ओर के बारे में ही यहाँ पे हमें बताया गया है। सब कुछ जो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए बच्चों, सब आयरन ओर के ही हैं कि, और मतलब कि क्या होता है, कितना प्रोडक्शन होता है, कितना यूज़ होता है, इस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं बच्चों। जैसे इंडिया इज़ एंडोव्ड विथ अ फेयरली अबेंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर, मतलब बच्चों यहाँ पे जो आयरन ओर के रिसोर्सेज का यूज़ इंडिया में काफ़ी हद तक किया जाता है। मीनिंग सीधी सी यही है। तो मतलब इंडिया में जो आयरन ओर के रिसोर्सेज हैं उनका बहुत काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है कह सकते हैं। जैसे उसके बारे में यहाँ पे बच्चों ये जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें हम आयरन ओर के बारे में जानेंगे कि आयरन ओर्स के टाइप क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ पे ज़्यादा किया जाता है, कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। इस तरह से इसके बारे में यहाँ पे बच्चों बताया गया है इन पॉइंट्स में। जैसे मैग्नेटाइट इज़ द फाइनेस्ट आयरन ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। इट हैज़ एक्सलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या बताया गया कि जो फाइनेस्ट आयरन ओर है वो कौन सा है, मैग्नेटाइट है। इसको आप याद रखेंगे। तो फाइनेस्ट आयरन ओर कौन सा है, मैग्नेटाइट है। और इसमें लगभग 70% तक जो आयरन के वेरी हाई कंटेंट पाए जाते हैं, और इसकी जो मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती है वो बहुत एक्सलेंट होती है, आई मीन काफ़ी ज़्यादा होती है जो मैग्नेटिक क्वालिटीज़। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया, जो हेमेटाइट ओर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, वैसे फाइनेस्ट कौन है, मैग्नेटाइट है। अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें, जो इंडस्ट्रियल आयरन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, तो वो है हेमेटाइट। तो मैग्नेटाइट फाइनेस्ट और जो हेमेटाइट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर है। और उसके बाद इट कंटेन्स, जैसा कि हमने देखा था इसमें 70% थे, तो इसमें जो आयरन कितने परसेंट लगभग होते हैं, 50 to 60% होते हैं। और उसके बाद बच्चों द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया आर, मतलब जो इंडिया में आयरन ओर के मेजर बेल्ट्स कौन है, मीन्स जैसे बेल्ट्स मीन्स क्या होता है, क्षेत्र या फिर इलाका। तो इंडिया में जो मेजर आयरन ओर के बेल्ट्स कौन कौन है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। उसके बाद जो सेकंड क्या है बच्चों, दुर्ग बास्टर चंद्रपुर बेल्ट, बल्लारी चित्रदुर्गा, चिक्कामगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो ये जो 4 बेल्ट हैं वो इंडिया में मेजर्स आयरन ओर के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। और इसके बाद मैग्नीस, चलिए देखते हैं मैग्नीस के बारे में। अभी हमने यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस किया था बच्चों, आयरन ओर के बारे में। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैग्नीस के बारे में, कि मैग्नीस कहाँ पाया जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील एंड फेरो मैग्नीज अलॉय, मतलब इसका जो मेनली यूज़ कहाँ पे किया जाता है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब स्टील को बनाने में, और जो फेरो मैग्नीज अलॉय होती हैं जो तैयार किए जाते हैं उसमें किया जाता है। और उसके बाद नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील, मतलब बच्चों अगर हमें मान लो 1 टन स्टील बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तैयार करना है, तो उसको बनाने के लिए हमें कितने मैग्नीज की ज़रूरत पड़ेगी, लगभग 10 kg की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड एंड पेंट्स, मतलब इसका जो यूज़ किया जाता है, जो मैग्नीज है उसका यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स बनाने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद बच्चों तो हमने फेरस, यहाँ पे जो फेरस मिनरल्स है उसको डिस्कस कर लिया है। चलिए अब नॉन फेरस मिनरल्स को देखेंगे। नॉन फेरस मिनरल्स इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड, मतलब बच्चों जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं उनमें क्या क्या आते हैं, कॉपर आते हैं, बॉक्साइट आते हैं, लेड आते हैं, जिंक आते हैं और गोल्ड आते हैं, किसमें, नॉन फेरस मिनरल्स में। और उसके बाद
These minerals play a vital role in number of metallurgical engineering and electrical industries। मतलब बच्चों ये जो मिनरल्स होते हैं वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जो होती है, आई मीन जो धातु संबंधी जो विज्ञान होता है उसमें, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में वाइटल रोल, आई मीन विशाल रोल्स अदा करते हैं। कौन मिनरल्स? जैसे हमारा कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक और गोल्ड हो गया। उसके बाद बच्चों चलिए यहाँ पे सबके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले किसके बारे में बताया गया है? कॉपर के बारे में। तो जो कॉपर होता है वो क्या होता है? मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बच्चों जो कॉपर होता है वो क्या होता है? मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। मैलिएबल मीन्स क्या होता है बच्चों? जो आघात वर्धनी। और जो डक्टाइल होता है उसकी मीनिंग मतलब जिस पर हम अगर मान लो उसको पीटें तो वो तने, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टाइल बोलते हैं। तो जो कॉपर होता है बच्चों वो मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, और जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का वो अच्छा कंडक्टर होता है, आई मीन गुड कंडक्टर होता है। कौन? ये जो हमारा कॉपर होता है। तो इसकी जो पहली क्वालिटी ये हो गई। और उसके बाद जो सेकंड है, मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स। मतलब जो कॉपर का यूज़ हम जैसा कि क्या जानते हैं क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं और जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर कॉपर का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद बच्चों जो हमारा सी पॉइंट है वो क्या है? द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे बच्चों हमें कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर के बारे में बताया गया है। तो उसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? जो बालाघाट माइंस है और वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और जो खेतरी माइंस है कहाँ का? राजस्थान का। और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, मतलब जो झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है वो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है। किसके? कॉपर के। तो कॉपर के बारे में डिस्कस करने के बाद चलिए अब हम बॉक्साइट को देखते हैं। जैसे बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। मतलब जो बच्चों बॉक्साइट का जो डिपॉजिट होता है उसे कैसे फॉर्म किया जाता है? जो आई मीन ऐसी जगह जहाँ पर ऐसी रॉक्स कह सकते हैं जहाँ पर एल्यूमिनियम सिलिकेट बहुत ज़्यादा में पाए जाते हैं और बहुत वैरायटी में पाए जाते हैं, उनके डिकम्पोजिशन के द्वारा, उन्हीं के डिकम्पोजिशन के द्वारा, अपघटन के द्वारा कह सकते हैं, बॉक्साइट को डिपॉजिट किया जाता है। और उसके बाद एल्युमिनियम इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट। मतलब जो बॉक्साइट होता है उससे क्या ऑब्टेन किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। मतलब हमें एल्युमिनियम कैसे मिलता है? इस बॉक्साइट से ही मिलता है, आई मीन कह सकते हैं प्राप्त होता है। एल्युमिनियम हैज़ गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मैलिएबिलिटी। और जैसा कि हम जानते हैं जो एल्युमिनियम होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, और उसकी जो मैलिएबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है ना। उसके बाद जो बच्चों हमारा सी पॉइंट है, पॉइंट सी है, वो क्या है? डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटो, मैकाल हिल्स एंड द प्लेटो रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। मतलब बच्चों जो बॉक्साइट के डिपॉजिट्स होते हैं वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं? जो अमरकंटक प्लेटो है वहाँ पर, और उसके बाद मैकाल हिल्स या फिर प्लेटो रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, यहाँ पर जो बॉक्साइट के डिपॉजिट्स काफ़ी हद तक पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम नॉन मेटलिक मिनरल्स है, चलिए देखते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं। माइका इज़ अ मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। मतलब जो माइका मिनरल्स होता है बच्चों उसको कैसे सीरीज किया जाता है? उसके प्लेट्स को या फिर लीव्स की सीरीज़ में, आई मीन उसको लीव्स की तरह या फिर प्लेट्स की तरह मिलाकर बनाया जाता है। आई मीन जो प्लेट्स होती है उसकी लीव्स होती है जिसको हम हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। तो बच्चों माइका को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है? प्लेट्स या लीव्स के रूप में कि एक सीरीज़ बनाकर उसे तैयार किया जाता है। और इट कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। मतलब ये जो माइका होती है ये क्लियर हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, येलो और या फिर ब्राउन, ये सब कलर की किसी भी कलर की हो सकती है। उसके बाद माइका इज़ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। मतलब बच्चों जो माइका होती है वो मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स होती है। इंडिस्पेंसिबल मतलब बच्चों क्या होता है? आई मीन जो अनिवार्य कह सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल। मतलब जो माइका मिनरल्स होता है बच्चों वो मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स होता है। कहाँ पर? यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। मतलब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज्ड होने वाला। उसके बाद
इट हैज़ एक्सलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। मतलब ये जो माइका होता है बच्चों, वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब इसके पास बहुत एक्सेलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, और जो इसकी लो पावर लॉस फैक्टर होता है वो बहुत एक्सेलेंट होता है। आई मीन काफ़ी कह सकते हैं बहुत कम पावर लॉस होती है। और जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ और रेजिस्टेंस इसका होता है वो काफ़ी हाई वोल्टेज का होता है। मतलब ये जो माइका इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद बच्चों जो इसका लास्ट पॉइंट है, माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो। मतलब बच्चों जो माइका का डिपॉजिट्स होता है वो कहाँ पाया जाता है? जो छोटा नागपुर प्लेटो है उसके नॉर्दर्न एज पर पाया जाता है, छोर पर पाया जाता है। उसके बाद क्या है हमारे बच्चों? रॉक मिनरल्स, जैसे लाइमस्टोन इज फाउंड इन रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम और एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। मतलब बच्चों जो लाइमस्टोन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट्स या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के कंपोजिशन, आई मीन जो कंपोज रॉक होती हैं, इससे बनी हुई कंपोजिशन की जो रॉक्स होती हैं उसमें पाया जाता है। कौन? लाइमस्टोन। और उसके बाद इट इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। और ये जो लाइमस्टोन है वो सीमेंट इंडस्ट्री का बेसिक रॉ मटेरियल है। और क्या है? एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। मतलब जो ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन ओर को स्मेल्ट करने में, मीन्स उसको पिघलाने में ये बहुत ज़रूरी होता है। कौन? लाइमस्टोन। एसेंशियल मीन्स क्या होता है बच्चों? ज़रूरी होना। तो जो लाइमस्टोन होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर को पिघलाने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। चलिए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। मतलब मिनरल्स के फॉर्मेशन में और उनके कंसंट्रेशन में, मतलब फिर से बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब बहुत साल लग जाते हैं, हज़ारों साल, लाखों साल लग जाते हैं। कंटिन्यूस एग्जैक्शंस और ऑफ ओर्स लीड्स टू द डिप्लेशन ऑफ मिनरल्स। मतलब लगातार इसका यूज़ करना वो क्या करता है? उसको बहुत कम कर देता है। आई मीन ऐसा एक टाइम ऐसा भी आएगा, कह सकते हैं कि मतलब जो मिनरल्स होते हैं जैसा कि उनकी जो क्वांटिटी होती है, आई मीन कह सकते हैं निश्चित है, और अब हम उसका लगातार उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते चले जा रहे हैं, आई मीन अनगिनत उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? जो मिनरल्स हो सकते हैं ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनको फिर से दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो मिनरल्स होते हैं उनकी जो डिप्लेशन है, आई मीन वो बढ़ती जा रही है। So it's important to take the necessary steps so that mineral resources can be used in a planned and sustainable manner। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो ज़रूरी है कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाएं, जिससे क्या हो, मिनरल रिसोर्सेज को हम क्या कर सकें? प्लान्ड, आई मीन योजना के तहत, और सस्टेनेबल मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज़ को बचा कर करना। तो सस्टेनेबल मैनर में तरीके से हम उसका यूज़ कर सकें, आई मीन उसको बचा कर यूज़ करें। हमें उसका अधिक से अधिक यूज़ नहीं करना चाहिए। आई मीन जब ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। चलिए देखते हैं उसके बाद बच्चों एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उनको हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक हमारा हो गया कन्वेंशनल सोर्सेज, और हमारा जो हो गया दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्या हो गया? कन्वेंशनल, और सेकंड क्या हो गया? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि कन्वेंशनल क्या होता है। इट इंक्लूड्स फायरवुड। मतलब जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का वो कौन है? इसमें क्या क्या आते हैं? फायरवुड आते हैं, कैटल डंग केक आते हैं, कोल आते हैं, पेट्रोलियम आते हैं, नेचुरल गैस आते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी आते हैं। तो मतलब बच्चों जो हमारा कन्वेंशनल, मतलब जो पारंपरिक कह सकते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, वो उसमें ये सब चीज़ें आ गई। और उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो इसमें कौन आता है? सोलर आता है, विंड आता है, टाइडल एनर्जी जो होती है, ज्वार भाटा की ऊर्जा वो होता है, जियोथर्मल होता है, बायोगैस होता है, एटॉमिक एनर्जी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं सोलर, विंड, टाइडल और जियोथर्मल, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी जो है, ये एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। तो कन्वेंशनल में हमने देखा फायरवुड, कैटल डंग केक,
कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। और जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में वो कौन कौन से हैं? सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे क्या है, लेट अस डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल। तो चलिए क्या करें, इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे यहाँ पे जैसे कि पहले हमने क्या देखा था, कोल देखा था। तो चलिए कोल को देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। मतलब बच्चों ये जो कोल होता है वो सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल अवेलेबल हैं, फॉसिल मतलब क्या होता है, जो जीवाश्म जो ईंधन है वो जिस अवेलेबल है उसमें सबसे ज़्यादा अवेलेबल सबसे ज़्यादा कौन है, प्रचुर कौन है, कोल है। और उसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। ये इसका यूज़ कैसे किया जाता है, पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और किस लिए, टू सप्लाई एनर्जी टू द इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। मतलब इसका जो यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक नीड्स के ज़रूरतों जो हमारी घरेलू ज़रूरतें होती हैं उसके साथ साथ इंडस्ट्री को एनर्जी सप्लाई करने के लिए भी किया जाता है। किसको, कोल को। और उसके बाद लिग्नाइट इज़ द लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज़ सॉट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। मतलब बच्चों यहाँ पे जो लिग्नाइट होता है वो कैसा होता है, जो ब्राउन कलर का लो ग्रेड कोल होता है। और जो कैसा होता है, विच इज़ सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। मतलब जो हाई मॉइस्चर कंटेंट के साथ कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। कौन, लिग्नाइट। उसके बाद कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप। मतलब जो वो कोल जो बरीड डीप गहराई से उसे जलाया जाता है एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज़ बाइट्यूमिनस कोल। मतलब वो कोल जिसको क्या किया जाता है, गहराई तक जलाया जाता है और क्या किया जाता है, जिसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो कौन सा कोल होता है, इज़ बाइट्यूमिनस कोल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट्यूमिनस कोल बोलते हैं। और उसके बाद एंथ्रासाइट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। मतलब बच्चों जो एंथ्रासाइट होती है वो हार्ड कोल की हाईएस्ट क्वालिटी होती है। और उसके बाद जो हमारा पॉइंट डी है वो क्या है, झारिया, रानीगंज, बोकारो और इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स। मतलब यहाँ पे जो झरिया, रानीगंज, बोकारो वो क्या है, इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स है, कोल फील्ड्स है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे किसके बारे में है, पेट्रोलियम के बारे में। तो चलिए देखते हैं पेट्रोलियम क्या होता है। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। मतलब बच्चों ये जो पेट्रोलियम होता है वो बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए क्या क्या करता है, हीट और लाइटिंग जो फ्यूल होता है उसको प्रोवाइड करता है। और जो मशीनरी और रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको लुब्रिकेंट्स, मतलब क्या होता है बच्चों, इसकी मीनिंग होती है साफ़ करना। तो इसको जो साफ़ करने के लिए पेट्रोलियम को प्रोवाइड करता है, साफ़ करता है। और उसके बाद क्या बच्चों, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज़। मतलब बच्चों जो पेट्रोलियम की रिफाइनरीज होती हैं उनका हम यूज़ कैसे करते हैं, एज अ नोडल इंडस्ट्री के रूप में करते हैं। किसके लिए, जो सिंथेटिक टेक्सटाइल होता है या फिर फर्टिलाइज़र्स होता है या फिर बहुत सी जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके लिए एज अ नोडल इंडस्ट्री। मतलब नोडल मीन्स क्या होता है बच्चों, ऐसे ग्रंथ के रूप में कह सकते हैं। मतलब वहाँ पे जो पेट्रोलियम की रिफाइनरीज इन सभी चीज़ों में यूज़ हो सकती है। किसमें सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र और बहुत सी जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें किया जाता है, कह सकते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, मुंबई हाई, गुजरात एंड आसाम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज़ इन इंडिया। मतलब जो मुंबई हाई हो गया, गुजरात हो गया और जो आसाम हो गया, वो ये जो तीनों हैं वो इंडिया में मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन के एरिया हैं। उसके बाद बच्चों क्या है, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या होती है बच्चों, नेचुरल गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स। मतलब जो नेचुरल गैस होती है वो एक इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स होती है। इट इज़ कंसीडर एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल। और इसको हम इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल होता है उसके रूप में कंसीडर कर सकते हैं। किसको,
कर सकते क्या है, करते हैं। किसको, नेचुरल गैस को। उसके बाद द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की यूज़र्स फॉर नेचुरल गैस, मतलब जो पावर और फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो नेचुरल गैस की यूज़र्स होती हैं। कौन कौन, जो पावर और फर्टिलाइजर्स कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, नेचुरल गैस का यूज़ करती हैं। उसके बाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CNG बोलते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स, मतलब जो CNG होता है उसको, जो लिक्विड फ्यूल्स होता है जैसे क्या होता है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इसके रिप्लेसमेंट में इसके जगह पर जो व्हीकल्स जो वाहन होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। किसको, CNG को। उसके बाद बच्चों, लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन, मतलब जो कृष्णा गोदावरी का बेसिन है उसमें बहुत से नेचुरल गैस को क्या किया गया है, रिजर्व करके रखा गया है, जिसको ढूंढा गया है। उसके बाद क्या है हमारा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड मेनली इन 2 वेज, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको मेनली 2 तरीके से जनरेट किया जा सकता है। जो फर्स्ट है वो क्या है, चलिए देखते हैं। बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा नांगल दामोदर वैली कॉरपोरेशन, द कोपेली हाइडल प्रोजेक्ट। मतलब ये जो फर्स्ट है वो क्या है हमारा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोवाइड किया जाता है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हाइड्रो टर्बाइंस को क्या किया जाता है, ड्राइव किया जाता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और क्या होता है, इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कैसा है, रिन्यूएबल है। मतलब जैसा कि वाटर बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो सोर्स है वो रिन्यूएबल है, मतलब एक बार यूज़ करने के बाद फिर से हम इसको बना सकते हैं। मतलब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हाइड्रो टर्बाइंस का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, ये क्या है, रिन्यूएबल है। और इट हैज़ अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा नांगल दामोदर, तो मतलब यहाँ पे जो बहुत से मल्टीपर्पज़ेस हैं, जैसे उसमें क्या है, भाखड़ा नांगल है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है और कोपेली हाइडल प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्या है, तो पहले हमने कैसे जाना, जो टर्बाइंस की मदद से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो क्या है बच्चों, बाय बर्निंग अदर फ्यूल्स सच एज कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मतलब जो अदर फ्यूल्स होते हैं जैसे कौन कौन, कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, और जो नेचुरल गैस होते हैं उनको बर्न करके उनको बर्न करके टू ड्राइव टर्बाइंस टू प्रोड्यूस थर्मल पावर, मतलब थर्मल पावर को प्रोड्यूस करने के लिए टर्बाइंस में ड्राइव किया जाता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। इट यूजेस नॉन रिन्यूएबल्स फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो हमारा है वो क्या है, ये जो रिसोर्सेज हैं इस तरह से जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक बार बनाने के बाद हम इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ख़त्म हो जाएगी। और ये इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का नॉन रिन्यूएबल फॉसिल्स है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं जो कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, और ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। उसके बाद जो बच्चों हमारा क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड, टाइड, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं, क्या क्या, सोलर एनर्जी हो गई, विंड हो गई, और ये क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं। टाइड हो गया, बायोमास हो गया, एनर्जी हो गया। तो ये सब जो चीज़ें वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके जो हम एनर्जी तैयार करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। मतलब हम आम तौर पर इसका यूज़ नहीं करते, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तो चलिए क्या करते हैं, हम इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। तो यहाँ पे न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स। मतलब बच्चों जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो क्या कैसे प्राप्त की जाती है, जो एटम का स्ट्रक्चर्स होता है उसको बदल के प्राप्त की जाती है। और उसके बाद यूरेनियम
एंड थोरियम आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। मतलब जो यूरेनियम और थोरियम का यूज़ जो एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर होता है उसको जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस बाय द सनलाइट। मतलब जो सोलर एनर्जी होती है उसको सनलाइट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी होती है वो क्या करती है, सनलाइट को डायरेक्टली किस में बदल देती है, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देती है। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में बदल देती है बच्चों, इसको आप याद कर लेंगे, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्या है हमारा, विंड पावर। तो विंड पावर क्या होती है, विंड एनर्जी और पावर इज़ द यूज़ ऑफ विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बच्चों जो विंड एनर्जी होती है या फिर विंड पावर होती है उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो विंड एनर्जी या फिर विंड पावर का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करते हैं। विंड टर्बाइंस आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। और जो विंड टर्बाइंस होते हैं उनका यूज़ हम इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए करते हैं। और उसके बाद द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। मतलब जो लार्जेस्ट विंड फार्म है का जो क्लस्टर है वो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और कहाँ से कहाँ तक है, नागरकोइल टू मदुरई, जो नागरकोइल से लेकर मदुरई तक है। उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, बायोगैस। बायोगैस इज़ अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल दैट इज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। मतलब बच्चों जो बायोगैस क्या होती है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से क्या किया जाती है, नेचुरली तौर पर प्रोड्यूस की जाती है। कैसे की जाती है, एज अ बायोफ्यूल। और उसके बाद बायोगैस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैटल डंग। मतलब बच्चों जो कैटल डंग होते हैं, जिसको हम गोबर कहते हैं, तो बायोगैस जो होती है जो कैटल डंग को यूज़ करने का मोस्ट एफिशिएंट तरीका है, सबसे उपयुक्त तरीका है। और क्या होता है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर। तो ये जो बायोगैस होती है कह सकते हैं वो क्या करती है, जो मैन्योर की जो खाद की जो क्वालिटी होती है उसको क्या करती है, इम्प्रूव करती है। उसके बाद क्या है बच्चा, हमारा टाइडल एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ज्वार भाटा की ऊर्जा। तो चलिए देखते हैं टाइडल एनर्जी क्या होती है। टाइडल एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर। मतलब जो टाइडल एनर्जी होता है वो हाइड्रो पावर का फॉर्म होता है जो क्या करता है, दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म्स ऑफ पावर। जो क्या करता है, जो टाइड्स को क्या करता है, जो ज्वार होता है, ज्वार भाटा होता है, उसको पावर के यूजफुल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। और मेनली हम इसको किस में कह सकते हैं, मेनली इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है। किसको, जो ज्वार भाटा की ऊर्जा होती है। इन इंडिया द गल्फ ऑफ खम्बाट, मतलब जो खम्बाट का गल्फ है, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड जैंगजेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। मतलब बच्चों ये जो रीजन्स हैं इंडिया में, गल्फ, ये सब जो रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन गुजरात, कच्छ इन गुजरात, वेस्टर्न कोस्ट, और जो ये जो जैंजेटिक रीजन है सुंदरबन का, ये सब जो रीजन्स है वेस्ट बंगाल में, वो क्या करता है, टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करने का जो आइडियल कंडीशन होता है उसको हमें प्रोवाइड करता है। मतलब ये जो रीजन यहाँ पे दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, वो टाइडल एनर्जी को यूज़ के लिए आइडियल कंडीशन माना जाते हैं। उनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकें, कैसे उनका इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद बच्चों क्या है हमारा, जियोथर्मल एनर्जी। When heat and electricity are produced by using the heat from the interior of the earth, it is known as geothermal energy। तो यहाँ पे सबसे पहले जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, जब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के आंतरिक भाग से हीट को यूज़ करके प्रोवाइड किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, किसको, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। कहाँ से, अर्थ के इंटीरियर भाग से जो हीट मिलती है उसको यूज़ करके हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। इसे क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है बच्चों, जब
हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ के इंटीरियर भाग के अंदरूनी भाग से हीट को यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या उसे हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। इन इंडिया जियोथर्मल एनर्जी इज़ हार्नेस्ड फ्रॉम पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड फ्रॉम प्योगा वैली लद्दाख। मतलब इंडिया में जो जियोथर्मल एनर्जी को कहाँ पे हार्नेस्ट किया जाता है, हार्नेस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, काम में लाना। मतलब कहाँ पे काम में लिया जाता है, फ्रॉम पार्वती वैली मतलब जो पार्वती वैली है, और पार्वती वैली कहाँ पर है, नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है पार्वती वैली, हिमाचल प्रदेश में जो मणिकर्ण वैली है उसके पास, वहाँ से लेकर एंड फ्रॉम प्योगा वैली लद्दाख, मतलब जो प्योगा वैली लद्दाख है वहाँ के बीच का जो एरिया है उसको एज अ जियोथर्मल एनर्जी के रूप में, मतलब वहाँ का जो एरिया को यूज़ किया जाता है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, तो ये हमारा बच्चों लास्ट है कि हम एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, मतलब ये सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया, क्या होती हैं क्या नहीं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे उनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, उनको बचा कर कैसे रख सकते हैं। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकॉनमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स इनपुट्स ऑफ एनर्जी, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं इकॉनमी के, इंडियन नेशनल इकॉनमी के, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो या फिर कमर्शियल या डोमेस्टिक कोई भी हो, सबको किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी के इनपुट्स की ज़रूरत होती है। तो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ फॉर एनर्जी डेवलपमेंट, और इसके लिए एक सस्टेनेबल पाथ की ज़रूरत है ताकि हम एनर्जी को डेवलपमेंट कर सकें। जो एनर्जी है हमारी, जैसा कि हम जानते हैं उसमें बहुत सी नॉन रिन्यूएबल है, कुछ रिन्यूएबल है। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे एक सस्टेनेबल पाथ के तरीके से, रास्ते से हम उनका डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसी को करने के लिए कुछ आइडियाज़ यहाँ पर दिए गए हैं। हियर आर सम आइडियाज़ दैट ईच ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट टू सेव एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पर कुछ आइडियाज़ हैं जिससे हम सभी क्या करते हैं, जो एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं उन्हें सेव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन आइडियाज़ को। जैसे हमारा क्या है, फर्स्ट, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स, मतलब जो इंडिविजुअल व्हीकल्स के बजाय खुद का अपना जो साधन होता है, वाहन होता है, उसके बजाय हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है उसको यूज़ करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बहुत से सब अपना अपना साधन, अपनी अपनी बाइक, कार्स ये सब खरीद लेते हैं, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट्रोलियम डीजल खर्चा होता है, तो जिससे जो एनर्जी के रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत कम होते चले जा रहे हैं। तो कोशिश करना चाहिए हमें कि जो इंडिविजुअल व्हीकल्स के बजाय हमें किसका यूज़ करना चाहिए, पब्लिक से ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद क्या बच्चों, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, और जब हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो जो हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो फैंस हो गए, चाहे कुछ भी हो, फैंस, बल्ब या फिर कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, उसको हमें क्या करना देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद बच्चों हमारा जो थर्ड है, यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, मतलब हमें जो पावर सेविंग डिवाइसेस हैं उनका यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद यूजिंग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, और जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, जैसा कि हमने जाना, जो बायोगैस, विंड एनर्जी, ये सब जितने भी हैं, सोलर, टाइडल, ये सब किस में आती हैं, नॉन कन्वेंशनल में आती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसा कि हम जानते हैं जो नॉन कन्वेंशनल होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, वो रिन्यूएबल होती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो नोट्स थी मैंने उसको आपके साथ डिस्कस की। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप इसकी नोट्स को जो मैंने लिखाया है उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्सप्लेनेशन किया है मैंने वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।